हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक आर्टिकल है सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे पॉइंट निकाल के हम सीएसएस में या पीएमएस की करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या पॉलिटिकल साइंस में ऐड कर सकते हैं। सो इस आर्टिकल में हम इंपॉर्टेंस देखेंगे सऊदी ईरान रिलेशनशिप की, इनकी हिस्ट्री देखेंगे और चैलेंजेस देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं इन रिलेशंस को इम्प्रूव करने में। स्टार्ट करते हैं। द मिडल ईस्ट हैज़ बीन मर्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरीज एंड टेंशन विद फ्यू एज प्रोमिनेंट एज द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। सो मर्ड का मतलब होता है स्पॉइल। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट पूरा जो है वो काफ़ी अरसे से इन दो कंट्रीज़ की, जो सऊदीया और ईरान है, इनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्पॉइल रिलेशन, जो टेंशन है इन दोनों के बीच में, उसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट जो था वो डिस्टर्ब रहता था। However, the recent geopolitical development have hinted at the possibility of the Riyadh-Tehran rapprochement, which could have far-reaching consequences for regional stability and geopolitics. So, अब जो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं जो सऊदी और ईरान के रिलेशन में आ रही है, उसका क्या है, फॉर-रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके नतीजे हो सकते हैं दूर तक। जो रीजनल स्टेबिलिटी, जो रीजन में, जो खिते में जो स्टेबिलिटी है और जो जियो पॉलिटिक्स है, उस पर क्या क्या अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। सो वो देखने को हमें मिलेंगे। सो यहाँ पे है, द राइवलरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान हैज़ डीप हिस्टोरिकल रूट्स स्टेमिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिकल सेक्टेरियन एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, उसकी डीप रूटेड हिस्टोरिकल रीजंस हैं। वो क्या है हमारे पास? एक तो जियोपॉलिटिकल है, देन वो बता रहे हैं सेक्टेरियन है, फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे इन दोनों कंट्रीज़ में राइवलरी रहती है। So, the two regional powers have often found themselves on opposite side of conflict across the Middle East, fueling proxy wars, sectarian tension. So, इसकी वजह से जो sectarian tension की वजह से या proxy wars की वजह से दोनों countries involve रही हैं मिडल ईस्ट का जो पूरा region है उसको destabilize करने में। The conflict in Syria, Yemen and Bahrain are stark examples of the Saudi-Iran rivalry manifesting in proxy conflicts, contributing to the destabilization of the region. अब यहाँ पे ये सारी हमने हिस्ट्री देखी है, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, किस कंट्री में, जो इन्होंने यमन में चलाया हुआ, जो सीरिया में चलाया हुआ, जो बहरीन में चलाया हुआ, वो एग्जाम्पल्स हैं इस सब की। किस बेस पे चल रहा है ये चल रहा है जो सेक्टेरियन टेंशन है दोनों कंट्रीज़ को लेके। सो उसके चलते प्रॉक्सी वार्स चल रही हैं तमाम मिडल ईस्ट में। सो ये हिस्ट्री है इन दोनों के टेंस रिलेशनशिप की। सो अब देखते हैं कि क्यों ये दोनों कंट्रीज़ ट्राई कर रही हैं अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की तरफ। सो इकोनॉमिक एंड एनर्जी फैक्टर्स प्ले a crucial role in the potential rapprochement between Saudi Arabia and Iran. So यहाँ पे क्या है, एक तो इकोनॉमी रीज़न है और दूसरा एनर्जी रीज़न है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ट्राई कर रही हैं अपने जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने में। जो रिलेशन है वो रीअप्रोचमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पे है, सऊदी अरेबिया एंड ईरान बोथ कंट्रीज आर major oil producer and are highly dependent on oil revenues for their economy's stability. सो दोनों कंट्रीज़ क्या है, मेजर ऑयल प्रोड्यूसर हैं, ईरान भी और सऊदी अरेबिया भी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है वर्ल्ड मूव कर रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ, तो उसके सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ। जो ऑयल का यूज़ है वो कम होता जा रहा है, जिसको प्रिडिक्ट करते ही दोनों कंट्रीज़ ट्राई कर रही हैं कि वो एक कंसेंसस बिल्ड कर सकें ऑयल की प्राइस को लेकर। सो यहाँ पे यही बताएंगे, द ग्लोबल शिफ्ट टूवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड द इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द oil market have incentivized the two rivals to explore avenues of cooperation. So यहाँ पे यही बता रहा है कि जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है ना, जो दुनिया मूव कर रही है हमारी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सो उससे दोनों कंट्रीज़ को एक मौका मिल रहा है कि वो कंसेंसस डेवलप करें। सो अ यूनिफाइड अप्रोच टू स्टेबलाइज ऑयल प्राइस एंड कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन लेवल कुड बेनिफिट बोथ कंट्रीज टू एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे अगेन फिर यही बताया गया कि दोनों कंट्रीज़ को कैसे अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए। अब ये देख रहे हैं कि क्या आउटकम बन सकती है कि अगर दोनों कंट्रीज़ आपस में अपने रिलेशन को ठीक कर लेते हैं। अ सऊदी ईरानियन रिप्रोचमेंट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सो अब बताएगा कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन हो सकती हैं स्टेबिलिटी की तरफ।
A reduction in tensions and the mitigation of proxy conflicts could lead to more stable environment in the Middle East. अब जब दोनों रिलेशन नॉर्मल हो जाते हैं तो प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्होंने स्टार्ट की हुई हैं, सीरिया हो गया, यमन हो गया, सो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा मिडल ईस्ट से। सो ये पहला आउटकम है, कॉन्सिक्वेंसेस सिग्निफिकेंट है। फिर है दिस इन टर्न कुड फोस्टर कंडीशन कंड्यूसिव टू रिजॉल्विंग ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सच एज यमनी सिविल वॉर एंड द सीरियन क्राइसिस। अगेन वही बताया गया कि कैसे जो यमन में या सीरिया में चल रही है उसको ख़त्म किया जा सकता है। फर्दर मोर अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियाद एंड तेहरान में इनकरेज अदर रीजनल एक्टर्स टू परस्यू डिप्लोमेटिक सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू डी एस्केलेशन एफर्ट। सो अगर ये दोनों नॉर्मलाइज कर देते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है जिससे अदर कंट्रीज़ भी हैं, रीजनल एक्टर जो हैं वो भी स्टेबिलिटी को प्रमोट करने की तरफ जाएंगे। और इस पैराग्राफ में हमें यूएस का रोल बताया गया कि कैसे यूएस जो है, द यूएसए हैज़ फेस्ड चैलेंजेस इन द नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर्स इन इराक, अफगानिस्तान हैज़ स्ट्रेन्ड इट्स रिसोर्सेज एंड पब्लिक सपोर्ट। सो जो यूएस का रोल है वो बड़ा लिमिटेड है, बड़ा डिमिनिशिंग रोल है यूएस का। क्यों? क्योंकि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है डिफरेंट वॉर्स में, जैसे इराक में अफ़गानिस्तान में, सो उसकी वजह से उसने क्या कर दिया, अपनी पब्लिक सपोर्ट भी लूज़ कर दी है और जो उसकी रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हो गए हैं। सो यूएस का रोल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे एडिशनली द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स सच एज द राइज ऑफ चाइना एंड द इवॉल्विंग प्रायोरिटीज़ ऑफ द यूएस हैव लेड टू री-एवल्यूशन ऑफ इट्स एंगेजमेंट इन द मिडल ईस्ट। This has created a power vacuum allowing regional and non-state actors to fulfill the void and shape the रीजन्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। सो अगेन फिर से वही बात बताई गई है कि यूएस की जो प्रायोरिटीज़ हैं या जो चाइना का राइज है उसने यूएस को लिमिटेड कर दिया है। उसकी वजह से जो डिफरेंट जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो फिल किया जा रहा है डिफरेंट रीजनल एक्टर्स की तरफ से। और अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कौन कौन से चैलेंजेस इन दोनों कंट्रीज़ को फेस करने पड़ेंगे, ईरान को और सऊदी अरेबिया को, अगर वो अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। सो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है डीप सीटेड मिस ट्रस्ट, हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आर फॉर्मिडेबल बैरियर्स टू रिकन्सिलिएशन। सो जो उनका इतना मिस ट्रस्ट जो डीप रूटेड है, फिर हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस हैं, फिर इंटरेस्ट का क्लैश है। सो ये सब चैलेंजेस बन सकते हैं जो रिकन्सिलिएशन चल रही है उन दोनों के बीच में। बोथ कंट्रीज़ हैव सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक प्रेशर एंड फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़ मेकिंग इट्स पॉलिटिकली चैलेंजिंग टू फर्ज क्लोजर टाइज। अब अगेन यहाँ पे बता रहा है कि दोनों कंट्रीज़ इंटरनली भी प्रेशर फेस कर रही हैं क्योंकि पॉलिटिकल जो पब्लिक सपोर्ट है वो बहुत पहले अगेंस्ट थी। सो एकदम से आप उन्हें फ्रेंड्स नहीं बना सकते। सो दोनों कंट्रीज़ जो है वो डोमेस्टिक प्रेशर फेस कर रही हैं और क्रिटिसिज्म फेस कर रही हैं अपनी अपोजिशन से, अपनी गवर्नमेंट की जो अपोजिशन साइड है वहाँ से भी और पब्लिक से भी। सो मोर एवर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स सच एज द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर रीजनल पावर्स कुड कॉम्प्लिकेट द पाथ टूवर्ड रिप्रोचमेंट। अब जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे इजराइल है, जैसे यूएस है, जो नहीं चाहते कि दोनों कंट्रीज़ आपस में रिकन्सिलिएशन करें या रिप्रोचमेंट करें, सो वो जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दोनों के रिलेशन को नॉर्मलाइज करने में। सो अ सक्सेसफुल रिकन्सिलिएशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान वुड हैव ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगर ये कर लेते हैं दोस्ती, सो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। फिर है इट कुड रीशेप द बैलेंस ऑफ पावर इन द मिडल ईस्ट, इन्फ्लुएंसिंग रीजनल अलायंसेज एंड recalibrating the strategic global powers. The Saudi-Iran rapprochement could also impact ongoing conflicts and regional dynamics, potentially reducing टेंशन एंड ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिप्लोमेटिक निगोसिएशन। सो सब अच्छा हो सकता है अगर ये दोनों आपस में, एक तो मिडल ईस्ट के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर दूसरा रीजनल पावर के लिए भी अच्छा हो जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज आएगा अगर दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपने रिलेशन नॉर्मल कर लेती हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है अ पोटेंशियल रियाद तेहरान रिप्रोचमेंट होल्ड बोथ प्रॉमिस एंड चैलेंजेस फॉर मिडल ईस्ट एंड द वाइडर ग्लोबल कम्युनिटी। सो जो इनकी दोस्ती है वो दोनों ही है, एक तो चैलेंज भी रखती है और फिर दूसरा प्रॉमिस भी करती है स्टेबिलिटी के लिए। सो चैलेंजेस भी हमने देख लिए हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, फिर दोनों के इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी क्रिटिसिज्म कर रही है, प्रेशर कर रही है। सो ये दोनों क्या है, चैलेंजेस भी है और अच्छा भी है मिडिल ईस्ट के लिए, वाइडर ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। वाइल हिस्टोरिकल राइवलरीज एंड जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ प्रेजेंट सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल। सो ये जो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ चल रही हैं, फिर इनकी हिस्टोरिकल दुश्मनी भी है, सो ये सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल है, हर्डल है
रुकावट है। द शिफ्टिंग रीजनल डायनेमिक्स एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन। सो जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है ना, जो ये कंसीडर कर रहे हैं कि ऑयल मार्केट की वजह से, सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायलॉग के लिए और दोस्ती के लिए। अ सक्सेसफुल रिप्रोचमेंट कुड कंट्रीब्यूट टू रीजनल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड रीशेप ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है रिप्रोचमेंट, रिकन्सिलेशन, दोस्ती, सो ये कंट्रीब्यूट कर सकती है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है, जो रीशेप जियो पॉलिटिक्स है अच्छी हो सकती है। हाउएवर द पाथ टूवर्ड रिकन्सिलेशन will require astute diplomacy, trust building measure and recognition of shared interest and responsibilities by both Saudi Arabia and Iran। बट अगर आपने ये करनी है दोस्ती कामयाब करनी है, सो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, एक अच्छी पॉलिसी चाहिए होगी, एक आपको शेयर्ड इंटरेस्ट चाहिए होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चाहिए होंगे, जो कि दोनों तरफ से होनी चाहिए, सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ से। थैंक यू।